नाउ आप वर्किंग प्रोसेस देखते हैं। देखो वर्किंग प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको एनर्जी लेवल डायग्राम को समझना है। मैंने यहाँ पर एनर्जी लेवल डायग्राम शो करे हैं। आपके जो लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं ये है आपके हीलियम एटम के डायग्राम। किसके हैं? हीलियम एटम के, ठीक है। और इधर वाले हैं नियोन एटम के। हीलियम का मैं एटॉमिक मास नंबर की मैं बात करूँ तो कितना होता है 4, और नियोन का कितना होता है एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेट 20 होता है, ठीक है। तो ये तो पता है कि हीलियम की बात करें तो नियोन की कंपेयर में बहुत लाइट है, क्योंकि नियोन का जो मास है वो हीलियम के कंपेयर टू 4 to 5 गुना ज्यादा है, ठीक है। सो नाउ सबसे पहले एनर्जी लेवल ड्रॉ कैसे कर है उनको नोटिस करना। हीलियम के लिए वही E2, E3, E4, E5 ये एनर्जी लेवल ड्रॉ करे हैं। E1 मैंने ग्राउंड एनर्जी लेवल को यहाँ पे डिफाइन करा है। जिस तरह से मैंने इधर एनर्जी लेवल बनाया है उसी तरह से मैंने नियोन एटम के लिए भी एनर्जी लेवल बनाया है राइट हैंड साइड में, ठीक है। E3 और E3 और E5 यहाँ पर नियोन एटम की क्या है? मेटा स्टेबल स्टेट है, ठीक है। ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है पहले। अब ट्रांजिशन देखो यहाँ पर होता क्या है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की प्रोसेस स्टार्ट करते हो ना, इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को हमें करना पड़ेगा क्योंकि हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को वहां पे प्रोसीड करा तो हीलियम और नियोन गैस के आयंस के बीच में कॉलिजन, इलेक्ट्रॉन्स हीलियम नियोन जो गैसेस है, गैसेस और इलेक्ट्रॉन्स इनके बीच में क्या होने लग जाते हैं? कोलिजन्स होने लग जाते हैं। और कोलिजन का सबसे पहले फायदा उठाता है हीलियम एटम, क्यों? क्योंकि वो लाइट वेट है। तो हीलियम एटम क्या करेगा? सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को अब्सॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल E3 और E5 के अंदर एक्साइट हो जाएगा। ये E3 और E5 लेवल के अंदर एक्साइट हो गया, ठीक है। अब नाउ देखो, हीलियम और नियोन गैस का मिक्सचर ही हमने यहाँ पर क्यों लिया है? हम अदर मिक्सचर भी तो यूज में ले सकते थे ना गैसेस का। क्यों लिया है? स्पेशलिटी होती है कि हीलियम के एनर्जी लेवल E3 और E5 सेम लेवल पे होते हैं नियोन के E3 और E5 के। नियोन का E3 और E5 सेम लेवल पर होता है हीलियम का E3 और E5 पे, ताकि यहाँ से यहाँ पे ट्रांजिशन इजीली हो जाए। दैट्स व्हाई हीलियम और नियोन का मिक्सचर लिया जाता है, ठीक है। तो एक बात तो हमें समझ आ गई, जैसे हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करा, कोलिजन हुआ, कोलिजन होने में सबसे पहले फायदा उठा लिया हीलियम ने, और हीलियम कहाँ पहुंच गया? एक्साइटेड स्टेट में E3 और E5 में। चलो यहाँ तक हमें समझ आ गया। अब हीलियम थोड़ी ना नियोन का साथ छोड़ेगा। इसने बोला भाई तूने मुझे मिक्स करा है, वो भी 10 अमाउंट में। नियोन का तो हमने 1% लिया है ना कंपेयर टू हीलियम के, तो भी मैं तेरा साथ कैसे छोड़ू? तो फिर हीलियम यहाँ पर इसकी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? इससे पता है कि E3 और E5 इसकी जो एनर्जी लेवल है वो नियोन के E3 और E5 एनर्जी लेवल के बराबर है। तो ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है E5 और E3 एनर्जी लेवल्स को नियोन के, या हायर एनर्जी लेवल्स के नियोन को। इसे हम बोलते हैं रेजोनेंट एनर्जी ट्रांसफर। रेजोनेंट एनर्जी ट्रांसफर क्या बोलते हैं? रेजोनेंट एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। क्या करा? हीलियम एक्साइट हुए। अब हीलियम की तो एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में तो ज्यादा ही होगी ना। E3 और E5 इसके नियोन के E3 E5 के लेवल के बराबर है, तो इन्होंने अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी किसको? नियोन को। अब देखो इनकी एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी ज्यादा हो गई, तो यहाँ से नियोन जंप कर गए। कहाँ जंप कर गए? हायर एक्साइटेड स्टेट E3 जो मेटास्टेबल स्टेट है, और E5 यहाँ पर आपके नियोन एटम क्या कर गए? जंप कर गए। अब नियोन जंप कर गए तो अब तो ट्रांजिशन होना ही है नियोन एटम का। तो बेसिकली हीलियम यहाँ पर क्या काम कर रहा है? हीलियम नियोन को सपोर्ट कर रहा है फॉर द पॉपुलेशन इन्वर्जन या फॉर द ट्रांजिशन। बेसिकली इतना ही काम है हीलियम का। अब छोड़ दो हीलियम को, आ जाओ नियोन पे। नियोन एटम की ट्रांजिशन देखना, E3 और E5 हमारा मेटास्टेबल स्टेट रहेगा। ट्रांजिशन होगा E5 का E4 और E2 पर। E5 से E4 में पार्टिकल जाएंगे, E5 से E2 के अंदर पार्टिकल जाएंगे, ठीक है। अब E5 से E4 में पार्टिकल ट्रांजिशन करके फोटोन को इमिट करेंगे। चलो हमें ये समझ आ गया। E5 से E2 के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके वो स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन होगा और यहाँ से फोटोन इमिट होंगे। जो मेन यहाँ पर गेम प्ले करता है वो E5 से E2 वाला ट्रांजिशन प्ले करता है। E5 से E2 वाला ट्रांजिशन क्यों? क्योंकि इस टाइम जो फोटोन इमिट होते हैं वो 6328 एंगस्ट्रॉम के होते हैं। ये फोटोन विजिबल मीडियम के हैं और यही फोटोन आगे स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। कैसे? ये फोटोन अगेन कहाँ जाएंगे? ट्यूब में। ट्यूब के अंदर दोनों मिरर में मल्टी रिफ्लेक्शन,
मल्टी रिफ्लेक्शन से स्टिमुलेटेड इमिशन से हमें हाईली मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट और फोकस्ड बीम मिलेगी। ठीक है, तो बेसिकली ट्रांजिशन A5 से A4 में जो हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे जो फोटोन मिल रहे हैं उनका रेंज और E5 से A2 के अंदर जो मिल रहा है उनका रेंज अलग अलग है। यहाँ से E5 से E4 में तो हमें इंफ्रारेड रेंज में मिल रहे हैं और E5 से E2 के अंदर विजिबल के अंदर मिल रहे हैं, जो कि रेस्पॉन्सिबल है फॉर द फर्दर आगे जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए। ठीक है, और जो आपका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हो रहा है वो E3 से E2 के अंदर हो रहा है और E3 से E2 के अंदर जो फोटोन्स हमें मिल रहे हैं वो अगेन इंफ्रारेड रीजन के मिल रहे हैं, जिसका हमें यहाँ पर कोई यूज नहीं है या यूजफुल नहीं है। ठीक है, उसके बाद E2 से कहा ग्राउंड स्टेट लेवल एनर्जी लेवल के अंदर यहाँ पे स्पॉन्टेनियस इमिशन हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो बेसिकली इस ओवरऑल ट्रांजेक्शन के प्रोसेस के अंदर 6328 एंगस्ट्रॉम वाले जो फोटोन है वो फर्दर ट्यूब के अंदर जाएंगे, फर्दर ट्यूब में जाकर दोनों मिरर से मल्टी रिफ्लेक्ट होंगे, मल्टी रिफ्लेक्ट होकर अगेन मेटास्टेबल स्टेट के अंदर जाएंगे, मेटास्टेबल स्टेट के अंदर जाके स्टिमुलेटेड इमिशन करके सेम फेज के खुद और क्या बोलते हैं जो इंड्यूस कर रहे हैं वो सभी क्या होंगे, सेम फेज के होंगे। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती रहेगी, यहाँ पे कोई स्टॉपेज नहीं है। ठीक है, तो यही प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती रहेगी। तो हमें यहाँ पर हाईली कोहेरेंट डायरेक्शनल और मोनोक्रोमेटिक लेजर बीम मिलती है, जिसका बहुत वाइड यूज है। ठीक है, सो नाउ लिखिए आप हियर एनर्जी लेवल ऑफ हीलियम इन नियॉन गैस टेकिंग पार्ट इन लेजर एक्शन। एक मिनट में कैमरा चेक कर लेती हूँ, चल रहा है। ठीक है, सो हियर एनर्जी लेवल ऑफ हीलियम नियॉन गैस टेकिंग पार्ट इन लेजर एक्शन। बेसिकली इनकी एनर्जी लेवल ही इसमें पार्ट लेते हैं इन हीलियम नियॉन गैस लेजर। नियॉन एटम्स हैज अ मेटास्टेबल एनर्जी लेवल E3 and E5 which are very close to the energy level E3 E5 of the helium atom। ये मेंशन करा है मैंने। ठीक है, when an electric discharge is produced in helium neon mixture द कोलिजन स्टार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द गैस मिक्सचर। ये गैस मिक्सचर के साथ इलेक्ट्रॉन कोलिजन करना शुरू कर देते हैं एंड ड्यू टू द लोअर वेट ऑफ द हीलियम एटम एक्साइट इन हायर एनर्जी लेवल। लो वेट होने की वजह से हायर एक्साइटेड स्टेट के अंदर हीलियम एटम एक्साइट कर जाते हैं और सम हीलियम एक्साइटेड एटम ट्रांसफर देयर एनर्जी टू द एक्साइटेड स्टेट ऑफ नियोन एटम। E3 और E5 दोनों सेम लेवल पे, तो इन्होंने अपना एनर्जी इसको ट्रांसफर कर दिया। इसे रेजोनेंट एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस भी बोला जाता है। Thus, the neon atoms are excited to their energy level E3 and E5, which have near the same energy as the level of E3, E5 of the helium atom। कहाँ पे ट्रांजिट कर रहे हैं, E3 और E5 में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि मेटास्टेबल है नियोन की और जो कि बराबर है अप्रोक्सीमेट E3 और E5 एनर्जी लेवल ऑफ द हीलियम एटम। यहाँ तक हमें समझ आ गया। Thus, the population density of neon atom in excited state इंक्रीजेस। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे नियोन एटम की एक्साइटेड स्टेट के अंदर पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी और यहाँ पर नंबर ऑफ नियोन एटम जब लोअर स्टेट से ग्राउंड स्टेट से ज्यादा हो जाएंगे तो हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन मिल जाएगी। और जैसे हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन मिल गई तो यहाँ पर हमने फिर ट्रांजेक्शन का स्टडी करा। E5 और E3 का यहाँ पे ट्रांजेक्शन होता है E4 और E2 एनर्जी लेवल्स में, जहां पर हमें 6328 एंगस्ट्रॉम जो कि विजिबल रेस के अंदर मिलते हैं। ये फोटॉन्स फर्दर आगे स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे एंड बाय द स्टिमुलेटेड इमिशन वी फाइंड अ हाईली कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लेजर बीम। ये वर्किंग प्रोसेस रहता है बेसिकली हीलियम नियॉन लेजर बीम का। सो यहाँ तक लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं आगे का लिखवा देती हूँ कि नेक्स्ट हमें इसके अंदर क्या मेंशन करना है। देखो नेक्स्ट हमें क्या लिखना है, when the population in E3 and E5 becomes much more then the population in lower energy level then population inversion is achieved। हमें चाहिए भी सही पॉपुलेशन इन्वर्जन, क्योंकि हमें स्टिमुलेटेड इमिशन भी करवाना है यहाँ पे। सो द पर्पस ऑफ हीलियम एटम इज दस टू अचीव द पॉपुलेशन इन्वर्जन ऑफ हीलियम एटम इन एक्साइटेड स्टेट। अभी बताया भी था मैंने कि जो हीलियम एटम है बेसिकली वो नियोन एटम को सपोर्ट करता है कि जा भाई तू जा मेटास्टेबल स्टेट के अंदर जा। The transition take places from the metastable state E3 E5 to E4 with the emission of photons of 6328 angstrom in the visible region and 1150 मैं 11500 सॉरी 11,500 and 33,900 angstrom in the infrared region। बेसिकली यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वहां से ट्रांजिशन से हमें तीन तरह के फोटोन्स मिल रहे हैं। एक का वेवलेंथ है 6328 एंगस्ट्रॉम, सेकंड है 11,500, सेकंड थर्ड है आपका 33,900 एंगस्ट्रॉम। ठीक है,
तो हम बात करें 6328 एंगस्ट्रॉम, ये विजिबल लाइट के अंदर आते हैं और ये दोनों इंफ्रारेड लाइट के अंदर आते हैं, इंफ्रारेड लाइट रीजन के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे जो 6328 एंगस्ट्रॉम है, ये वाला जो फोटोन है ये आगे फर्दर स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा। ये वाले जो फोटोन्स है उनका हमारे यहाँ पर कोई यूज नहीं होएगा। सो द अनोदर फोटोन्स ऑफ द वेवलेंथ 6000, इसके साथ साथ ही द अनोदर photons of the wavelength 6000 angstrom is emitted from the ट्रांजिशन E4 E2 टू E1। जब E4 और E2 से भी E1 के अंदर ट्रांजिशन हो रहा है, वहां पे भी फोटोन इमिट हो रहे हैं, वो 6000 एंगस्ट्रॉम के है, ठीक है। इमिटेड इन अ ट्रांजिशन फ्रॉम E4 E2 टू E1 लेवल। गेस लेजर आर कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग कंटिन्यूअसली, इसमें ऑपरेटिंग कंटिन्यू चलती रहती है एंड डोंट नीड एनी टाइप ऑफ द कूलिंग एपरेटस, नीड ही नहीं है, ठीक है। दस आउटपुट पावर इज होवेवर वेरी मच स्मॉलर 1 to 50 मिलीवोल्ट विथ इनपुट ऑफ 5 to 10 वोल्ट, ठीक है। और आप इसके अंदर आगे ये भी मेंशन कर सकते हैं इसी के साथ द इमिशन ऑफ 6328 angstrom photon and these photons further responsible for the stimulated emission। इसी के अंदर आगे आप यहाँ मेंशन कर दो एंड ये यहाँ पे इसके अंदर कहाँ मेंशन करवाऊँ, कहाँ करवाऊँ, कहाँ करवाऊँ, कहाँ करूँ। आप ऐसा करो, यहाँ तक लिखा ना, यहाँ तक लिखा, इसके जस्ट बाद ही आप मेंशन करो। क्या मेंशन करना है, थोड़ा सा इरेज करते हैं अपन क्योंकि मिस हो गया। यहाँ तक तो लिख लिया ना आपने, इसके बाद ये थोड़ा सा गैप के बाद लिखना। कैसे, इसके बाद आप मेंशन करना, ऊपर का मैं इरेज कर देती हूँ, है ना। देखो इसके बाद आप क्या लिखोगे, एंड दिस फोटोन आर फर्दर responsible for stimulated emission from metastable state, from the metastable state, ठीक है। यहाँ तक ही मेंशन करना। एंगेज लेजर आर, यहाँ इसके जस्ट बाद ये लिखना है ना, एंगेज लेजर आर केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग कंटिन्यूअसली, उसके बाद ये मेंशन करना एंड डोंट नीड एनी टाइप ऑफ द कूलिंग एपरेटस एंड देन द आउटपुट पावर इज होवेवर वेरी मच स्मॉलर कंपेयर टू इनपुट 5 to 10 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरह से अब ये भी मेंशन कर लो। इसी के जस्ट बाद प्रॉपर्टीज ऑफ रेज, जो हमें इससे रेज मिल रही है ना, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो भी लिखवा देती हूँ। चलो लिखो स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ, इसी में लिखिए आप स्पेशल फीचर्स लिख लो, है ना, स्पेशल प्रॉपर्टी लिख लो। चलो स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर बीम जो हमें कहाँ से मिल रहा है, हीलियम नियॉन गैस से मिल रहा है, लिखे। तो फर्स्ट इज वेरी इंटेंस, जो हमें लेजर बीम मिलता है वो वेरी इंटेंस मिलेगा, ठीक है। सेकेंड इज एक्सट्रीमली डायरेक्शनल एंड द थर्ड इज हाईली कोहेरेंट, है ना। हम बोले ना कि बेस्ट लेजर बीम वो हमें मिल जाती है इससे, ठीक है। और फोर्थ इज मोनोक्रोमेटिक, ये तो होता ही है मोनोक्रोमेटिक। तो ये इसकी प्रॉपर्टी रहेगी जो हमें लेजर बीम मिल रहा है। तो हम बोले गुड क्वालिटी की हमें यहाँ से लेजर बीम मिल रही है, जिसका हम एक्सपेरिमेंट्स में, लेबोरेटरी के अंदर एंड कमर्शियल सब जगह यूज में ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो आपको हीलियम नियॉन लेजर समझ आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।